हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। मैं सोचता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज अपना वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर सेकंड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको भाइयों एक जानकारी देना चाहता हूँ जिसके बारे में आप सभी का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता होगा कि मेरे लेक्चर कौन कौन से डे पर अपलोड होते हैं। तो भाई मेरा लेक्चर मंडे, फिर एक दिन छोड़ के वेडनेसडे, फिर एक दिन छोड़ के फ्राइडे के दिन अपलोड होगा। फुल लेक्चर अपना मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को अपलोड करेंगे अपन, और शॉर्ट्स अपनी डेली चलेंगी। और शॉर्ट्स में कंटेंट वह रहेगा जो अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में फिजिक्स को एक्सप्लेन करता हो। तो भाई जुड़े रहिए अपने चैनल साथ। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम, और इनके ढेरों सारे सवाल अपन करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं। तो भाई आज जो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। इसका अगर अपन मीन देखते हैं तो फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, ये है भाई इसका मीन। यानी जो फोर्स होगा वह डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी नहीं करेगा। और दूसरा जो वेरिएबल फोर्स आता है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, उसमें फोर्स वेरी कर रहा होता है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। उसको अपन आगे समझेंगे। तो भाई फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट ये है भाई बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। सपोज दैट एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल पोजीशन कुछ ये है R2 इनिशियल पोजीशन, और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहां पे आ गया जिसकी दूरी है मेन पॉइंट से R1। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ, तो मेरा जवाब होगा कि ये इधर से और इतना डिस्प्लेस हुआ। इसको मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स या एस। डिस्प्लेसमेंट को एस से या डेल्टा एक्स, दोनों ही बात एक ही है। चलो अब अपन वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एस, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस की जगह पे डेल्टा एक्स। और भाई डेल्टा एक्स को अपन कैसे लिखते हैं? अगर इसको लिखना हो तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, बीच का डिफरेंस क्या होगा? अपना डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग अपन डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपन वर्क डन देखते हैं। तो भाई देखो, अगर इनिशियल वेक्टर ये है और बाद में ये यहां पे पहुंच रहा है, तो भाई वेक्टर रूल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि R2 वेक्टर, ये वेक्टर है भाई दोनों, R2 वेक्टर प्लस डेल्टा एक्स बराबर होंगे भाई R1 वेक्टर के। क्यों? क्योंकि इसकी टोपी इसके सिर से, ये वो वाला रूल चलता है ना, कौन सा, वो पूंछ वाला है ना, इसकी चोटी इसकी पूंछ, इसकी चोटी इसकी पूंछ होनी चाहिए थी। लेकिन अगर दो चोटियां आपस में भिड़ रही हैं तो इसका मतलब कि ये रिजल्टेंट है इन दोनों के एडिशन का। तो अब इस यहां से अगर मैं डेल्टा एक्स निकाल के लाता हूं भाई, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अरे यार एक बात बताओ देखकर, ये R1 क्या है? फाइनल पोजीशन। R1 क्या है? फाइनल पोजीशन। और R2 क्या है? इनिशियल पोजीशन। तो बात तो वही है ना, डेल्टा एक्स की जगह पे, इसीलिए तो मैंने यहां पे सीधा लिख दिया R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो ये है अपना भाई वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अब इससे रिलेटेड एक सवाल अपन करेंगे और फिर आगे चलते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स की तरफ। एक बार इसे नोट करें। चलिए भाई अब एक सवाल देखते हैं अपन जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है।
इसी से रिलेटेड, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड एक सवाल। अ पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट -2i कैप +5j टू 4i कैप +3j कैप and a force of 4i cap +3j cap Newton is applied how much work has been done by force A ऑप्शन 5 जूल, बी ऑप्शन 2 जूल, सी ऑप्शन 18 जूल, डी ऑप्शन 11 जूल। तो भाई चलिए करिए सॉल्व। कैसे करेंगे चलो मैं बताता हूं। वर्क का फॉर्मूला होता है भाई F डॉट एस, और अच्छे से अगर मैं इसको लिखूं तो F डॉट डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या है भाई? चेंज इन पोजीशन। यानी अगर मैं बात करूं तो यह है इनिशियल पॉइंट और यह है फाइनल पॉइंट। ये क्या है भाई? इनिशियल। ये क्या है? फाइनल। अगर मुझे दोनों के बीच का अंतर पता पड़ जाए, डिफरेंस पता पड़ जाए, तो मैं आराम से इस सवाल को करके चला जाऊंगा। फोर्स ऑलरेडी उसने गिवन है, तो अब भाई इसमें फॉर्मूले में रखते हैं। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स की जगह पे 4i कैप +3j कैप डॉट डेल्टा एक्स की जगह पे बड़ा कोष्टक शुरू -2i कैप +5j कैप माइनस, अरे उल्टा क्यों कर रहे हैं भाई? इनिशियल माइनस फाइनल थोड़े ही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल करेंगे पहले 4i कैप +3j कैप, ये तो हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल। अब इनिशियल क्या है? -2i कैप +5j कैप। अब ये है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 4i कैप +3j कैप। अंदर वाले को सॉल्व करते हैं तो ये है 4i कैप +3j कैप माइनस माइनस +2i कैप माइनस प्लस माइनस 5j कैप। 4i कैप +3j कैप, 4i + 2i 6i कैप, 3j -5j -2j कैप। यहां तक शायद किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भाई सिंपल मल्टीप्लाई तो मैंने सिखा रखा है, i का i के साथ, j का j के साथ। तो भाई 6 4 जा 24 और 3 2 जा -6, क्योंकि इस सिंबल के साथ करेंगे तो 24 - 6 18 जूल। देन द राइट आंसर विल बी 18 जूल। नोटेड। अब भाई इस सवाल की औकात पता करते हैं कि ये सवाल है क्या। तो आपने सबने सुना होगा नीट 2016 का पेपर सबसे ज्यादा कठिन था और उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो इस सवाल की औकात है नीट फेज सेकंड 2016। नोटेड। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये भी अपन ने जान लिया है कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन। अब अपन जानेंगे वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, यानी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय
वेरिएबल फोर्स। अभी दो समस्याएं सबके मन में चल रही होंगी कि भाई ये वेरिएबल फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। तो भाई इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी, एक बार फिर से बता रहा हूं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। और वेरिएबल फोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब अपन ने देखा है कांस्टेंट फोर्स के तो बहुत सारे एग्जांपल अपन ने देखे हैं, लेकिन भाई वेरिएबल फोर्स, अच्छा चलो मैं याद दिलाता हूँ, आपको याद नहीं होगा। आप सबने न्यूटन के गति के नियम मुझसे ही पढ़े होंगे, एनएलएम मैंने ही पढ़ाया है बहुत अच्छे से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसमें मैंने एक फोर्स बताया था भाई, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स याद करो, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स में मैंने आपको बताया था F बराबर kx, और मैंने उस जगह पे ये बताया था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और यहां पे x क्या था भाई, डिस्प्लेसमेंट। क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो इस वाले केस में, स्प्रिंग फोर्स के केस में फोर्स कैसा हो जाएगा, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड। और याद करो फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करने लग जाए तो भाई वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल फोर्स। अब भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है W बराबर F डॉट एस वेक्टर में, वर्क डन बराबर F डॉट डेल्टा एक्स। और जब भाई अगर वेरी कर रहा है तो अपन क्या करते हैं, बहुत स्मॉल चेंज देखते हैं, तो F वेक्टर डॉट डी एक्स। अब यदि मुझे वर्क डन चाहिए तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। इसको आपने दूसरे तरीके से भी पढ़ा होगा, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डी आर, बहुत लोगों ने डी आर भी पढ़ा होगा। तो भाई ये दोनों ही फॉर्मूले क्या हैं, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। इसका जस्ट अभी अपन एक सवाल करेंगे जिसकी वजह से इसको अपन आसानी से एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे, एक बार इसे नोट करें। चलिए सवाल करते हैं, एक सवाल देखते हैं जिससे कि इसको क्लैरिफाई करें, अपन कॉन्सेप्ट को क्लोज करें समझते हुए। भाई सवाल है, ए फोर्स ऑफ, क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ F बराबर 2x, यानी एक फोर्स है पार्टिकल पे लगा हुआ है जिसका वैल्यू है F बराबर 2x। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स बाई, यार क्या लग जाता है, फोर्स बाई फोर्स फ्रॉम x बराबर 1 मीटर टू x इक्वल्स टू 2 मीटर। भाई देखो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, सवाल में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, लेकिन इसका फील आप लें। एक फोर्स है कोई पार्टिकल पे लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2x, और जो चेंज आ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x बराबर 1 मीटर, यानी ये हो गई इनिशियल पोजीशन, और x बराबर 2 मीटर ये हो गई फाइनल पोजीशन। तो अपन ने क्या, और इसके ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए 1 जूल, ऑप्शन बी 2 जूल, ऑप्शन सी 3 जूल, ऑप्शन डी 4 जूल। अब भाई कुछ होते हैं होशियार टाइप के लोग, है ना, होशियार टाइप के लोग क्या करते हैं, x की जगह पे पहले रखेंगे 2, तो 2 2 जा 4, फिर x की जगह पे रखेंगे 1, 2 1 जा 2,
4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 जूल। लेकिन भाई आप समझो ना बात को, फोर्स इस समय पे वेरी कर रहा है, वेरिएबल फोर्स है। तो इस केस में अपन पढ़ते हैं वर्क डन बराबर एफ वेक्टर डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। तो भाई इंटीग्रेशन फोर्स का वैल्यू है 2x, dx की जगह पे dx। अगर यहां से मुझसे पूछा जाए लिमिट, तो लिमिट क्या होगी भाई, x बराबर 1 मीटर, x बराबर 2 मीटर, यानी 1 से 2। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो भाई 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, 1 से 2 x dx। चलो इसको ऐसे ना करके पूरा डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। x dx का क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस पे होल लिमिट क्या लगेगी भाई, 1 से 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 अंदर क्या रहेगा, अपर लिमिट, यानी 2 2 जा 4 माइनस लोअर लिमिट 1 2 जा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई 2 2 2 जा 4, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा 3 जूल। कितना आएगा भाई, 3 जूल, यानी आंसर इज 3 जूल। नोटेड। चलिए तो अब अपन पढ़ते हैं एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। ये सवाल हो गया, इससे तुम्हें पता लग गया होगा भाई कि कैसे सवाल अपने आते हैं, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उसका जो एरिया है वो हमें क्या देगा। तो भाई ये है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, सपोज दैट ये रहा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, स्लोप। अगर स्लोप देखें इसका तो स्लोप क्या होगा भाई, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और वाई एक्स इस पे क्या है, फोर्स, डेल्टा एफ वाई डेल्टा एक्स। अब अगर इसको डी के फॉर्म में लिखें तो डी एफ वाई डी एक्स, ये क्या देता है भाई, कुछ नहीं। यानी अगर हम निकालते हैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप तो हमें बेटा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है ना, नथिंग। हमें कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, अब जब स्लोप से हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो एक बार एरिया के बारे में और चर्चा करते हैं। तो भाई एरिया क्या होता है, एरिया होता है y डॉट एक्स, और y के स्थान पे क्या है f, x के स्थान पे क्या है x। अरे यार f डॉट एक्स तो हमें शायद वर्क डन होता है भाई, वर्क डन। यानी क्लियर है भाई कि एफ एक्स ग्राफ का एरिया, अच्छा इसको x लिख दिया है, कहीं कहीं स्थान पे इसे s भी बोला जाता है तो आप s भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को s से भी डिनोट करते हैं। तो यानी वर्क, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, वर्क डन। इस चीज़ को अपने नोट्स में बहुत अच्छे से सजा कर रख लें भाई, क्योंकि सवाल आता है यहाँ से, बहुत अच्छा सवाल आता है। चलो एक सवाल करके देखते हैं, एक सवाल करते हैं साथ के साथ। स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना यदि दिक्कत आए तो। सवाल करके देखते हैं, एक सवाल है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, और हमसे पूछा है फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स। तो भाई अब वर्क डन कैसे निकलेगा, और इसके ऑप्शंस थे कुछ ऐसे ही, 11 जूल, 13.5 जूल, 18.5 जूल, 15.5 जूल, कुछ ऐसे 3-4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो भाई अपन को ऑप्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है, अपन को इसका निकालना है एरिया, क्योंकि हमसे वर्क डन पूछा है, फाइंड द वर्क डन, ऐसे कुछ सवाल था, फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स।
अब देखो भाई वर्क डन कैसे निकलेगा। मैंने बताया कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा, यानी अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लेता हूं, एरिया अंडर द कर्व इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, यानी अगर इस ग्राफ की मैं एरिया फाइंड आउट कर देता हूं तो मुझे वर्क डन पता लग जाएगा। अब भाई देखो इसके दो तरीके होते हैं ग्राफ के सॉल्व करने के। देखो एक तो आप इस वाले पार्ट का अलग निकाल लो और इस वाले पार्ट का अलग निकाल लो, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला आपको याद होगा। ये क्या है, स्क्वायर हो गया भाई, 3 है ना, और ये क्या है, ये त्रिभुज है भाई, ट्राइंगल है। तो स्क्वायर का अलग निकालो, ट्राइंगल का अलग निकालो और सॉल्व कर दो। चलो मैं दोनों प्रकार से बता देता हूं। इसका अगर मैं देखूं, इसको मान लेता हूं फर्स्ट और इसका मान लेता हूं सेकंड, और फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मिलकर क्या देंगे भाई, वर्क डन। यानी एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन। तो भाई पहले का एरिया क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, देखो 3 बाई 3 का ये क्या है, स्क्वायर, प्लस सेकंड का क्या होगा भाई, 1/2 बेस क्या है 3 4 5 6, यानी 3 का डिफरेंस है, बेस इंटू हाइट क्या है भाई 3। अगर मैं इसको देखूं 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9/2 इक्वल्स टू 4.5 इक्वल्स टू, अगर अपन देखते हैं तो 13.5। तो भाई आंसर इज ये वाला। लेकिन अब इसको दूसरे प्रकार से भी करते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं भाई समलंब चतुर्भुज। तो इसका जब अपन निकालते हैं एरिया तो डायरेक्टली भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स कह दो या फिर, इनटू हाइट। ये है भाई फॉर्मूला। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल कौन कौन सी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इनका यदि अपन सम करते हैं तो 3 + 6 इक्वल्स टू 9, 3 + 6 और मल्टीप्लाई बाई h, हाइट कितनी है भाई 3। इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो देखो 6 + 3 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 9 3 जा 27/2। इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आंसर क्या आएगा भाई 13.5 जूल। तो इसको एक बार नोट करें, ये भी एक सवाल है और इसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अपन को कैसे फाइंड आउट करना होता है। नोट इट। चलिए भाई एक चीज और जो आजकल ज्यादा डाउट बन सकता है, आप लोगों के दिमाग में ये बात डाउट क्रिएट करेगी कि ये तो सर चलो आपने ग्राफ ऊपर वाला बता दिया, अगर नीचे की साइड आ जाए तो क्या होगा। तो देखो भाई सपोज दैट अगर कोई ग्राफ ऐसे आ जाता है, ऐसे करके यदि कोई ग्राफ आपको आ रहा है तो बेटा इसको मानना है एरिया 1, इसको मानना है एरिया 2, इसको मान लो एरिया 3, कोई भी कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर वाला एक्सिस जो होता है वो अपन पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाला नेगेटिव, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो भाई वर्क डन कैसे लिखेंगे इसका, तो वर्क डन होगा ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे और नीचे वाला रिमूव कर देंगे उसमें से। क्यों, क्योंकि भाई नीचे वाला नेगेटिव वर्क डन है और ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव वर्क डन देंगे। तो ग्राफ को सॉल्व करना आपको आ गया होगा। अब बढ़ते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ, इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख लें कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इस प्रकार अपन ने वर्क को लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब अपन पढ़ते हैं भाई एनर्जी वाले पार्ट को। तो अब अपन समझते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यही होता है भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ½ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी है क्या, तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ड्यू टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो भाई जो एनर्जी आती है उसी एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। परिभाषा में कुछ भी नहीं रखा, फील करते हैं इसको। आइए तो भाई अपन ने इसके फॉर्मूले को लाना है अपन को डिराइव करा के। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में हो तो इसका मतलब
इसका मतलब है कि उसका जो वेग है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या होगी, 0, तभी तो वो रेस्ट में है। और अगर वह धीरे धीरे चलने लग जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, और वेलोसिटी होगी तो भाई एनर्जी भी होगी। चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो भाई अपन सभी जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। चलो अब मैं आपको बताता हूं भाई, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम ए डॉट डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। मास कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो वर्क डन बराबर मास बाहर चला गया, ए वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। अच्छा आपको पता होगा कि ए बराबर होता है डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला है भाई, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो वर्क डन इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, मास डी वी वेक्टर डॉट डी टी डॉट डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस डी टी को अब मैं इस डी एक्स के नीचे लेकर आ रहा हूं। तो वर्क डन इक्वल्स टू मास डी वी वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर बाई डी टी। अच्छा आप सबने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, क्या डी एक्स बाई डी टी क्या होता है भाई, वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी, पढ़ी है ना, सभी ये काइनेमेटिक्स में काम में आते हैं। तो अब यहां से फिर अगेन वर्क डन देखते हैं, तो क्या आता है, मास बी वेक्टर डॉट डी वी, यही आता है। अब भाई किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड क्या होगी, u, फाइनल स्पीड क्या होगी, v। कर दो सॉल्व। तो वर्क डन बराबर मास बी डी वी का क्या आएगा भाई, बी स्क्वायर बाई 2। भाई जैसे एक्स डी एक्स का आता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही बी डी वी का क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई 2। और लिमिट क्या रहेगी, u टू v। वर्क डन बराबर मास अपर लिमिट बी स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर बाई 2। अब मास का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम बी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। इसको और अच्छे से मॉडिफाई करके लिखते हैं, 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। भाई इस बात को दिमाग में रखना, इस बात को दिमाग में रखना। इसमें दोनों ही वेलोसिटी आती हैं। ये वर्क डन है, मेन वर्क डन ये है। अपन जो पढ़ते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, वो तो एक टर्म है, देखो कैसे आती है। अब क्या होता है आगे, अपन मान लेते हैं लेट u इक्वल्स टू 0। क्यों, कोई भी पार्टिकल इनिशियली उसकी स्पीड क्या होगी, 0, ये मान लेते हैं। अगर भाई इनिशियली कोई स्पीड चल रहा हो ऑलरेडी, और उसको अगर और एक्सिलरेट करके उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी चेंज किया जाए, तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, ना कि हाफ एम बी स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए मेन जो फॉर्मूला है वो ये है, इसको भी क्या करना है, लर्न करना है। अब लेट u इक्वल्स टू 0, देन वर्क डन बराबर आता है भाई हाफ एम बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर से बताऊंगा, जब मैं आपको एनर्जी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो एक बार इसे नोट करें। चलिए भाई अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्यों पढ़ रहे हैं वो बात आप समझ जाओगे, क्योंकि भाई इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं अपने नीट एग्जाम में, CUET में, जेई में, जेई मेंस, जेई एडवांस, दोनों में बहुत अच्छे से इसको पूछा गया है। तो भाई अब अपन पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। चलो मोमेंटम को पहले बताया जाए। कॉन्सेप्ट की यादें, CKY। तो कॉन्सेप्ट की यादों में मोमेंटम का फॉर्मूला होता है भाई P बराबर mb, होता है ना, इस चीज को याद रखना। तो अब अपन पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या आया था फॉर्मूला, 1/2 mb स्क्वायर। अगर मैं दोनों इसमें
ऊपर और नीचे मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा काइनेटिक एनर्जी का। क्या निकल के आएगा भाई? 1/2 m² v²। यानी अगर और अच्छे से लिखूं तो m²v²/2m। और भाई अगर p बराबर m भी है, अगर मुझे p² करना है तो m²v² नहीं हो जाएगा क्या? यानी इस m²v² की जगह पे मैं p² लिख सकता हूं। तो अब आएगा भाई काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। और यहां से अगर p निकाल के लाता हूं तो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी। 2m के ये है भाई रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। और एक ये वाला भी काम आ जाता है। अब भाई दो टर्म अपन सीखते हैं, दो टर्म है। टर्म नंबर फर्स्ट, फर्स्ट टर्म है जब व्हेन मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। तो भाई मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी 1/m के। क्यों? क्योंकि p तो कांस्टेंट हो गया तो 1/m का ही तो बचा संबंध जो बचा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि k1/k2 बराबर होगा m2/m1 के, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और अगर टर्म नंबर सेकंड को अपन समझें, टर्म नंबर सेकंड बहुत ज़्यादा पूछा गया है भाई, बहुत ज़्यादा बार इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा है। एक बार तो सीधा यही पूछा गया है, अभी आएगा, देखो अभी कराऊंगा। टर्म नंबर सेकंड है व्हेन मास क्या है भाई? कांस्टेंट। मास क्या है? कांस्टेंट। जब मास कांस्टेंट तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² होगा, और k जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² है तो k1/k2 बराबर p1/p2 का होल स्क्वायर। ये वाला भी भाई काम आ जाता है कभी कभी। तो इस स्लाइड को एक बार नोट करें, उसके बाद दो सवाल करके देखते हैं कि कैसे सवाल इस पे पूछे गए हैं। नोटेड। चलिए भाई, तो अब एक सवाल जो अभी पूछा गया है PYQs में आया हुआ है। सवाल है टू बॉडीज ऑफ मास क्वेश्चन, टू बॉडीज of mass m1 and m2 have same momentum, find the ratio of their kinetic energy। ऑप्शन थे, ए ऑप्शन √m1/m2, बी ऑप्शन m1/m2, सी ऑप्शन m2/m1 एंड डी ऑप्शन √m2/m1। तो भाई अगर हमें याद है दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम। और मोमेंटम सेम तो डायरेक्ट संबंध आता है भाई काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बराबर सेकंड इक्वल्स टू m2/m1। तो अगर अपन को ये टर्म याद थी तो अपन सीधा टिक लगा सकते थे सी, m2/m1। लेकिन भाई जब 11th क्लास में यदि ये सवाल पूछ लिया जाए तो पूरा सॉल्व करके बताना होगा। तो चलो डायरेक्ट ना करके इसको फॉर्मूला बेस्ड करके देखते हैं। चलो सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है m1 मास की और ये एक ऑब्जेक्ट है m2 मास की। जैसा सवाल में बोला गया वैसे अपन चलते चलेंगे। सेम मोमेंटम, यानी इसका भी मोमेंटम है p और इसका भी मोमेंटम है p। और हमें क्या ज्ञात करना है भाई? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो दोनों की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फिर पहले की काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर देंगे दूसरे की से, जो आएगा रेशियो अपने सामने होगा। तो भाई काइनेटिक एनर्जी यदि इसकी निकालेंगे तो क्या आएगी? मोमेंटम के टर्म में p²/2m, और मास m1 है तो m1। और इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी निकालें तो p²/2m2। और हमसे पूछा क्या है? चलो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो k1/k2 अगर जब हम करेंगे तो k1 क्या है भाई? p²/2m1। k2 क्या है? होल अपॉन p²/2
m2। चलो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो कैसे होगा, पी स्क्वायर बाई 2m1 मल्टीप्लाई बाई 2m2 अपॉन में पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर ने पी स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 2 गया, तो भाई अगेन आंसर क्या आया, k1 बाई k2 इक्वल्स टू m2 बाई m1। सॉल्व करने पर आंसर आया जिसको हमने रिजल्टेंट के फॉर्म में याद कर लिया है। और अगर याद कर लिया तो क्या फायदा हुआ, जिस सवाल में लगभग 2 से 2.5 मिनट लगने वाली थी वो लगभग 2 से 3 सेकंड में टिक लग गया और अपना OMR फिल कर दिया अपन ने। और ये सवाल यकीन मानो, ये सवाल नीट IIT मेंस तक पूछा गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET पूछा गया है भाई, तो इसको एक बार नोट करें। चलिए भाई एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और है, मुझे याद आ रहा है शायद 1919 में पूछा गया है, 1999 में सवाल पूछा था। सवाल था दो बॉडी थी जिनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन था 1/4, नहीं 4:1 गिवन था, 4:1, और बताया गया था कि दोनों का क्या है, सेम लीनियर मोमेंटम है। क्या है, सेम लीनियर मोमेंटम। और हमसे पूछा था मासेज का रेशियो क्या होगा, मासेज रेशियो ऑफ मासेज, यानी हमको दिया क्या था भाई, दो बॉडी हैं, मास है m1 एंड m2, और हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो उनका पता है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 4, ये 4 ऑप्शन थे। दो बॉडी हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है भाई, 4:1, और उनका लीनियर मोमेंटम क्या है, सेम। तो भाई रेशियो ऑफ देयर मासेज विल बी, तो कैसे होगा, अपन ने तो पढ़ा है भाई, k1 बाई k2 बराबर होता है m2 बाई m1, यानी k1 बाई k2 दिया हुआ है, कितना है 4:1 इक्वल्स टू m2 बाई m1। अगर m1 बाई m2 हमसे पूछा गया है, पूछा क्या है m1 बाई m2, तो क्या होगा, इसको उल्टा कर दो 1/4, आंसर इज 1:4, आराम से लग सकता है। सवाल था भाई 1999 AIPMT या AIEEE में पूछा हुआ सवाल है, 1999 में, एक बार नोट करें। चलिए भाई अपने एक बहुत बड़ा पार्ट अपने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है वर्क को समझ के, अभी एनर्जी भी चल रही है, तो भाई अब अपन समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो इस चैप्टर की नींव की ईंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, क्या कहती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस applied on a system, applied on a system is equal to change in kinetic energy of system, ये कहती है भाई, यानी work done by all the forces is equal, work done by all the forces on a system is equal to the change in kinetic energy of a system, यानी वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। अब भाई यदि कोई ऑब्जेक्ट, सपोज दैट m मास का एक ऑब्जेक्ट इनिशियली u स्पीड से चल रहा है और फाइनली उसकी स्पीड हो जाती है v, तो उसका चेंज क्या आएगा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज। अब इसकी यदि डेल्टा के को अपन लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, और अगर फाइनल वेलोसिटी देखें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी हाफ mv² माइनस इनिशियल क्या होगी, हाफ mu², ये हो गया वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज। अरे यार ये क्या निकल के आया, ये तो मैंने अभी पढ़ाया था कुछ ही टाइम पहले, मैंने बताया था कि यदि हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है तो मेन फॉर्मूला ये रहेगा, देखो
आ गया, हो गया सॉल्व, आ गया सॉल्यूशन। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर किसी सिस्टम पे हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा भाई वर्क डन। इसको देखो, देख लिया। अब चलो, अब इसको थोड़ा सा फील करवाता हूं। मैंने आपको 3 केस बताए थे, आपको याद भी होगा। कौन कौन से? एक मैंने बताया था वर्क पॉजिटिव होता है, एक मैंने बताया था वर्क नेगेटिव होता है, एक मैंने बताया वर्क जब 0 हो। तो भाई जब पॉजिटिव वर्क था तो याद करो स्पीड अप हो रही थी, मैंने बताया था साइकिल में धक्का देने वाला एग्जाम्पल। और जब नेगेटिव वर्क था तो स्पीड डाउन हो रही थी, मैंने क्या बताया था उसमें एग्जाम्पल? ट्रेन की ब्रेक वाला। और एक मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है लेकिन उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसकी स्पीड रिमेन सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, ये बताया था। तो तीनों केस को आज अपन मैथमेटिकली तो अपन ने उस समय देखा और फिजिकली आज चेक कर लेते हैं। और भाई देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मैथमेटिकली और फिजिकली दोनों ही प्रकार से प्रूव किया जा सकता है। देखो अभी मैथमेटिकली करते हैं एक बार, देखो आओ। वर्क एनर्जी थ्योरम को ही अपन और अच्छे से देखते हैं। अपन ने 3 केस देखे। जब वर्क ग्रेटर देन 0 तभी तो पॉजिटिव होगा भाई, इसी को तो पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। जब वर्क लेसर देन 0 इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्क डन। और जब वर्क इक्वल टू 0 इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि वर्क 0 है, वर्क डन 0 है। ठीक है, अगर वर्क ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या है भाई? पॉजिटिव वर्क डन है। कैसा है? पॉजिटिव वर्क डन। इसका मतलब क्या है भाई? नेगेटिव वर्क डन है। कैसा है? नेगेटिव वर्क डन। और इसका मतलब क्या है भाई? वर्क डन क्या है? 0। कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि डेल्टा के ग्रेटर देन 0 है, यहां पे डेल्टा के लेसर देन 0 है, और यहां पे डेल्टा के इक्वल्स टू 0 है। ये भी तो लिख सकता हूं। और भाई डेल्टा के को क्या लिख सकता हूं? के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर 0। और यहां से क्या लिख सकता हूं? के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर नहीं लगाना भाई, जो सिंबल चलता आ रहा है, लेसर देन 0 और के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर 0। अब भाई देखो, मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा। यहां से के फाइनल, के माइनस माइनस के इनिशियल को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? के इनिशियल। इधर देखे तो के फाइनल लेसर देन के इनिशियल, और इधर देखे तो के फाइनल इक्वल्स टू के इनिशियल। चलो सॉल्व करते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा। के फाइनल क्या होती है भाई? हाफ एम बी स्क्वायर ग्रेटर देन हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर लेसर देन हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर। देखने में तो लगता है कि भाई हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम हाफ एम कट गए, सारे कट गए, तो बच के क्या आया? बी स्क्वायर ग्रेटर देन यू स्क्वायर, बी स्क्वायर लेसर देन यू स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये निकल के आया। और अगर स्क्वायर को भी हटा दूं तो बी ग्रेटर देन यू, बी लेसर देन यू, बी इक्वल्स टू यू। बी क्या है? क्या है भाई? बी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है। इसका मतलब भाई केस क्या होता है? स्पीड अप। क्या होता है? स्पीड अप। स्पीड बढ़ गई है, फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, इसका मतलब स्पीड बढ़ गई है। मैथमेटिकली प्रूव कि जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तो भाई स्पीड अप होती है, मैथमेटिकली प्रूव। अगर मैं देखूं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुई है? स्पीड डाउन। क्या हुई है? स्पीड डाउन। और यहाँ पे दोनों स्पीड बराबर है, इसका मतलब सेम रही है, स्पीड कैसी रही है? सेम। ये थी भाई मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किस चीज की? कि पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, और वर्क डन जब 0 होता है तो वेलोसिटी कैसे अफेक्ट होती है। नोट इट।
असल में भाई हम लगा क्या रहे हैं, एक सवाल उठ के आता है मन में, असल में हम लगाते क्या हैं जिससे वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल कर आने वाला है जो मैंने खुद ने बनाया है, ना आपको किसी किताब में मिल सकता है, ना आपको किसी और टीचर के पास मिलेगा, मैंने खुद ने बनाया है। एक बार उसको समझेंगे, है ना, समझने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट ऐसा है जो जड़ खगोलने वाला है। जड़ खगोलने वाला मतलब आगे से पीछे तक का पूरा नॉलेज उसमें कैप्चर करके दिया गया है। भाई देखो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, किसी भी किताब को चेक कर लेना, एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, एस.एल. अरोरा, सिंगेज, वी.एम. शर्मा, किसी को भी, नो वन बुक कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये मैंने खुद ने बनाया है। समझो, असल में हम क्या बदलते हैं, असल में हम चेंज क्या करते हैं, चेंज क्या करते हैं। देखो भाई एक बात बताओ मुझे, अच्छे से बताना, मजा आ जाए। काइनेमेटिक्स सबने पढ़ा है, काइनेमेटिक्स सबने पढ़ा है, एनएलएम सबने पढ़ा है, डब्ल्यूपी अभी पढ़ रहे। काइनेमेटिक्स में यदि मैं एक्सीलरेशन को चेंज करता हूं या लगाता हूं, एक्सीलरेशन लगती है तो होता क्या था, डेल्टा बी प्रोड्यूस, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। एनएलएम में अगर मैं फोर्स को क्या करता हूं, फोर्स लगती है तो डेल्टा पी मोमेंटम चेंज, और वर्क पावर एनर्जी में वर्क लगता है या करते हैं तो डेल्टा के एनर्जी चेंज। तीनों ही अगर देखा जाए तो न्यूटन गति का पहला नियम, तीनों में देखो, एक्सीलरेशन लगी तो वेलोसिटी बदली, फोर्स लगी तो मोमेंटम बदला, और वर्क लगा तो एनर्जी बदली। यानी इन तीनों का कोई ना कोई रिश्ता है और इन तीनों का भी कोई ना कोई रिश्ता है। याद करो, याद करो, जब भाई एक्सीलरेशन क्या था, कांस्टेंट, क्या था, कांस्टेंट, सॉरी सॉरी, एक्सीलरेशन जब 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। जब फोर्स 0 था तो मोमेंटम क्या था, कांस्टेंट। और जब वर्क डन बराबर 0 था तो एनर्जी क्या थी, कांस्टेंट। संबंध देखो, रिलेट करो। 3 चैप्टर अपन ने पढ़े हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ा है, एनएलएम पढ़ा है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है। काइनेमेटिक्स में एक्सीलरेशन वह काम कर रहा था जिसे फोर्स कर रहा है एनएलएम में, और जिसे एनएलएम में फोर्स कर रहा है उस काम को यहां पे वर्क पावर एनर्जी में वर्क कर रहा है। तीनों का काम क्या है, चेंज लाना। तीनों का काम क्या है, चेंज लाना। फील आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट का, यानी इन तीनों का कोई इंटरकनेक्शन और इन तीनों का कोई इंटरकनेक्शन। अब बात आती है कि हम लोग क्या लगाते हैं, हम कौन सा चीज इसमें से इस्तेमाल करते हैं। तो भाई मेरा सीधा सा जवाब है, हम करते हैं वर्क। क्या करते हैं, वर्क। क्यों, क्योंकि वर्क डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, एनर्जी से। याद करो, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा मस्कुलर एनर्जी। हम कोई भी काम बदलते हैं, यदि हम कोई धक्का दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मस्कुलर एनर्जी का यूज करते हैं। यानी डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, एनर्जी को तब्दील कर रहे हैं वर्क में, एनर्जी को बदल रहे हैं वर्क में, एनर्जी को चेंज कर रहे हैं वर्क में। यानी हम कर क्या रहे हैं भाई, वर्क। अगर इन तीनों में से कोई हमसे पूछे कि हम क्या लगाते हैं, वर्क, वर्क बदलता है। सबसे पहले सुनो, अब होता क्या है, वर्क बदलेगा, एनर्जी आएगी, मोमेंटम, और मोमेंटम करेगा वेलोसिटी चेंज। ऐसे होता है, जो केस है वो ऐसे होता है। यानी हम लोग करते हैं वर्क। कोई कहे मैं फोर्स लगा रहा हूं, नहीं नहीं, असल में तुम फोर्स नहीं लगा रहे भाई, तुम वर्क कर रहे हो। क्योंकि वर्क करोगे तो एनर्जी बदलेगी, और एनर्जी बदलेगी तो मोमेंटम बदलेगा, और मोमेंटम बदला तो रिलेशन है ना, फोर्स ऑटोमेटिक आएगा। ये फील है भाई कॉन्सेप्ट का। असल में हम लोग क्या लगा रहे हैं, वर्क। असल में हम लोग करते क्या है, वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। असल में हम लोग करते हैं वर्क। क्यों, क्योंकि अपन अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूज करते हैं। मसल्स की एनर्जी, मसल्स में स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। अब यानी हम वर्क करके क्या चेंज करते हैं, एनर्जी। क्या चेंज करते हैं, एनर्जी।
या सीधे शब्दों में जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है वो चेंज होती है वर्क में, और वर्क जब होगा तो ये सब आपस में कनेक्शन है। न्यूटन गति का नियम तीनों फॉलो करते हैं, तीनों का सिमिलरिटी है, तीनों का नेचर सेम है, तीनों की सिमेट्री सेम है। नोट इट। चलिए भाई, फील आया। असल में हम लोग क्या करते हैं, मस्कुलर एनर्जी को वर्क में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, और वर्क करके अपन सब कुछ इसको चेंजमेंट लाते हैं। चलो एक सवाल है, एक सवाल है, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा बेटा। ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये सोच है, ये सोच है। एक सवाल है, एक ऑब्जेक्ट है 5 किलो की, 5 केजी 5 केजी का एक ऑब्जेक्ट है, यानी मास है एक ऑब्जेक्ट का 5 केजी। इस पे कोई फोर्स काम कर रहा है 10 न्यूटन, और हमसे पूछा क्या है, वर्क डन इन 5 सेकेंड, या 5 ना कह के फर्स्ट 5 सेकेंड, पहली 5 सेकेंड में किया गया कार्य। कैसे करेंगे सॉल्व, आइए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट एस, वर्क डन बराबर F अपन को दिया हुआ है भाई 10 न्यूटन, ऑप्शंस भी थे इसके 50 न्यूटन, 200 न्यूटन, 250 न्यूटन, 300 न्यूटन, ऑप्शंस भी थे। तो भाई बताओ, एस डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट का कौन सा फॉर्मूला आपको याद है, कौन सा याद है भाई बताओ। मुझे याद है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन उसके लिए एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए उसके लिए। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए एक्सीलरेशन की जरूरत है। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे भाई, एफ बराबर एम ए करो ना एक बार, क्यों नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि फोर्स दिया है, मास दिया है, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो 10 इक्वल्स टू 5a, देन एक्सीलरेशन विल बी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया। अब लगाओ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली बॉडी कैसी होगी, रेस्ट में, तो यू टी का वैल्यू 0 प्लस हाफ का हाफ, एक्सीलरेशन 2, टाइम दिया है 5 सेकंड, देन इट इज टू 50/2 equals to 25 joule. Then the displacement will be 25. Then work done will be 10 into 25 equals to 250 joule. नॉर्मल सा सवाल था, औकात ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में मर जाते। तीनों ही चीज़ें इसमें यूज हुई हैं। एफ बराबर एम ए, न्यूटन्स गति का लॉ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी। और भाई ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल ज़्यादा पूछता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मोस्ट प्रोबेबिलिटी सवाल ऐसे ही होते हैं, 2 से 3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक सवाल बनाया जाता है। इसमें देखो, देखो इसमें देखो, काइनेमेटिक्स यूज आया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पार्ट किसका है भाई, काइनेमेटिक्स का। किसका है, काइनेमेटिक्स का। ये वाला पार्ट किसका है, NLM का। और जो पढ़ा है, जो पूछा है, वो किसका पूछा है हमसे, वर्क पावर एनर्जी का। तीनों चैप्टर्स को मिक्स करके बना दिया एक सवाल, और फिर कुछ नहीं, शांति। तो भाई अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे क्योंकि समय हो गया है। आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे। कल अपन जानेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, यानी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, है ना। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्सेज में और भी फोर्सेज आते हैं जैसे टेंशन, फ्रिक्शन, हर एक का पर्टिकुलर अपन क्या जानेंगे, वर्क डन। और आगे का लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अपनी स्टडी तैयार करें बेटा, क्योंकि समय आ गया है। जेई के एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। और आपको बता दूं, अभी ठंड पड़ना शुरू हो गई है, तो कुछ समय बाद आपका नियम चलेगा, छोड़ पढ़ाई, ओढ़ रजाई, सो जा मेरे भाई। लेक्चर में जुड़े रहिए। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के साथ। अगली जानकारी और भी अच्छी होगी, तो कंटिन्यू करते रहें, चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।